गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आज आप सब लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होने वाले हैं आज का ये लेक्चर और आप लोग भी बहुत मज़े में हो। स्टार्ट करेंगे डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन से। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। डिटेंशन का मतलब होता है अपने पास रखना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रखना, और इंस्पेक्शन मतलब देखना। देखो, कोर्ट इस तरह के ऑर्डर इशू कर सकता है डिफेंडेंट के कहने पर या प्लेंटिफ के कहने पर। डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, जो कोर्ट है वो इस तरह के ऑर्डर इशू कर सकता है। किस तरह के? डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और या इंस्पेक्शन के ऑर्डर वो इशू कर सकता है। ठीक है, ताकि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ के कहने पे प्रॉपर्टी को डिटेन किया जाए, प्रिजर्व किया जाए या इसका इंस्पेक्ट किया जाए। ऑर्डर डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है, और इस काम के लिए कोर्ट जो है ना वो किसी पर्सन को अथोराइज भी कर सकता है। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इस काम के लिए किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन के लिए अथोराइज कर सकते हैं। जाओ जाकर चेक करो। इवन वो पर्सन जो है ना इस सैंपल भी कलेक्ट कर सकता है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि ये अथोराइज पर्सन सैंपल कलेक्ट कर सकता है, अथोराइज पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कोर्ट। क्यों? डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन के लिए किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इसके बाद है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मोस्टली ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ओके, कोर्ट में केस फाइल करना। चलिए आइए आगे देखते हैं। जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो किस तरह की चीज़ें, मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? रिक्वायर्ड कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है? तो पहला, अपोनेंट पार्टी होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, केस किस पे करोगे? खुद पे करोगे, तो अपोनेंट पार्टी। दूसरा, कोज ऑफ एक्शन, मतलब कोई कारण तो होना चाहिए ना कि बस ऐसे ही मेरा मन किया मैंने केस कर देना है। मान लो रिया ने मुझे लॉलीपॉप नहीं दिया तो केस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर, मैटर ऑफ द सूट। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी खराब है, सामने वाला भी बोल रहा है हाँ खराब है, मेरी गलती हो गई, तो डिस्प्यूट ही नहीं है ना यहाँ तो डिस्प्यूटेड मैटर होना चाहिए। और आप चौथा, आप कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हो, आप क्या चाहते हो? ठीक है, इन सारी बातों को जो प्लेंटिफ है ना, प्लेंटिफ फाइल करता है कोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट। क्या फाइल करता है? स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट। और उसमें ये सारी चीजें उसे मेंशन करनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसे ध्यान में रखकर स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट में मेंशन करनी होगी। इसके बाद है मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत मजा आएगा। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। मिसजॉइंडर का मतलब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है। मीन्स यहाँ पर मान लो दो पार्टीज है, एक होती है प्लेंटिफ। कोर्ट में केस कौन फाइल करता है? एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है, अब शर्मा ने वर्मा की पिटाई कर दी, तो यहाँ पर प्लेंटिफ कौन होगा? अपने वर्मा जी। और पिटाई किसने करी है? शर्मा। तो कौन होंगे? डिफेंडेंट। शर्मा ने वर्मा की क्या कर दी? पिटाई कर दी। अब वर्मा जी ने केस फाइल किया। अब केस फाइल करने का राइट तो केवल वर्मा जी के पास है ना। अब वर्मा जी और उनका लड़का, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? कोर्ट में केस फाइल किया। तो ये जो सन था, सन का नाम प्यारे रख लेते हैं। तो ये प्यारे जो है, ये प्यारे जो है मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी कहलाएगा। मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति भी अगर आ जाता है तो उसे मिस ज्वाइंटर कहेंगे। आई एम सो सॉरी। समझ में आया? जिसे हमने फालतू ही जोड़ दिया। जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बिना किसी, मतलब बिना किसी कॉज ऑफ एक्शन के, जब वो थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड पर्सन के साथ, मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी वो कोर्ट में आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी। एक एग्जांपल और देता हूं। दहेज का केस है। एक सास
एक एंग्री सास जो है, लिख लेते हैं शर्मी। जो शर्मी है वो अपनी बेशर्मी की हद पे आ गई और शर्मी ने अपनी बहू को, ठीक है, उसे बहुत मारा। शर्मी की बहू का नाम अपन रख लेते हैं, चलो रिया रख लेते हैं। रिया की खूब धुलाई हो गई। अब रिया ने मार खाई तो ऑब्वियस ही बात है, रिया ने जाकर क्या किया, कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। और कोर्ट में सूट किस किस के नाम से फाइल कर दिया, एक तो शर्मी जी के नाम से, साथ में बोल दिया कि मेरी ननद ने भी मारा और मेरे देवर ने भी मारा। तो ननद और देवर भी आ गए, मतलब एक देवर का नाम मोहन है और ननद का नाम है प्रियल। तो शर्मी, मोहन और प्रियल, ये मोहन और ये प्रियल जो है ना, ये मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज कहलाएंगे। मिसजॉइंडर, हाँ, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि मोहन ने मारा था लेकिन प्रियल ने नहीं, तो प्रियल फिर क्या माना जाएगी, मिसजॉइंडर पार्टीज मानी जाएगी और मोहन डिफेंडेंट। ठीक है। अगर कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि मोहन ने भी मारा था, तो ऐसी सिचुएशन में शर्मी और मोहन डिफेंडेंट माने जाएंगे, प्रियल मिसजॉइंडर मानी जाएगी। और अगर ये प्रूफ नहीं हो पाया तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, मिसजॉइंडर माने जाएंगे। क्लियर है। एक होता है मिसजॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, या तो मिस जॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शन। भाई शर्मा जी जो है ना, उनको 1 लाख रुपए लेना है वर्मा जी से। 1 लाख रुपए लेना है कि अब यहां पर क्या किया, केस फाइल करना था। अब यहां पर उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे शर्मा ने जाकर क्या कर दिया, वर्मा जी की पिटाई कर दी। तो ये तो क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल केस हो गया, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। केस एक है, लेकिन यहाँ पे मिसजॉइंडर कोज ऑफ एक्शन क्या है, एक तो ये सिविल केस था और एक क्रिमिनल केस है। क्या है बेटा, यहाँ पर दोनों को अलग अलग केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्रिमिनल है और दूसरा क्या है बेटा, सिविल। तो ये मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिसजॉइंडर कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे जाएंगे टॉपिक से, इजी इजी से। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। रेफरेंस, किसी लोअर कोर्ट के पास, मान लो सिटी सिविल कोर्ट के पास केस चल रहा है इंदौर में। अब कंफ्यूज हो गए, देखो कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाती है किसी मैटर पे। तो कई बार जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप अपने अपर कोर्ट के पास या अपने सीनियर के पास जाकर उस चीज का रेफरेंस लेते हो ना, कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर पार्टीज नहीं जाती, यहाँ पर कोर्ट जाती है अपर कोर्ट के पास। कहाँ जाती है, अपर कोर्ट के पास। जैसे मान लो ये सिटी सिविल कोर्ट थी, तो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, वो मान लो हाई कोर्ट के पास गई और जाकर बोलती है मुझे रेफरेंस दो कि इस सब्जेक्ट मैटर पर आप होते मेरी जगह तो आप क्या करते, तो इसे बोलते हैं रेफरेंस। जब कोर्ट किसी सब्जेक्ट मैटर पर कंफ्यूज हो जाती है तो वो अगर चाहे तो अपर कोर्ट से जाकर रेफरेंस ले सकती है। एक होता है रिव्यू। देखो यहां पर पार्टीज नहीं जा रही थी, यहां पर कोर्ट जा रही थी अपर कोर्ट के पास, कोर्ट दूसरी कोर्ट के पास जा रही थी। ठीक है। रिव्यू में पार्टीज जाती हैं, कहाँ जाती हैं, पार्टीज जाती हैं कोर्ट के पास। और कौन सी कोर्ट के पास, सेम कोर्ट के पास जिसने डिसीजन दिया। इंदौर वाली कोर्ट ने अगर क्या दिया, डिसीजन दिया, तो यहां पर पार्टीज जाएंगी। क्या जाएंगी, पार्टीज जाएंगी कि आप प्लीज अपने डिसीजन को क्या कर दो, एक बार अपने डिसीजन को चेक कर लो, डिसीजन को क्या कर लो, चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। देखो अगर अपील करना आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपर कोर्ट के पास होती है। हम यहाँ पे सेम कोर्ट के पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सेम कोर्ट के पास जा रहे हैं। और जाकर क्या कह रहे हैं कि देखिए जब आपने डिसीजन दिया था तो उस वक्त तो 5,000 रुपए बोले थे, लेकिन जो आपने लिख के दिया है वो तो 500 ही है, तो कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है, एक बार चेक कर लो। या ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कुछ फैक्ट हमें नहीं मिले थे पर बाद में, ठीक है,
बाद में वो फैक्ट्स हमारे पास आ गए तो हम उन फैक्ट्स को भी लेकर जा सकते हैं कि आपने इन फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया, प्लीज इनको भी कंसीडर कर लो। तो उसी सेम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उसको ये बोल सकते हैं कि पहले ये फैक्ट्स हमारे पास नहीं थे लेकिन ये फैक्ट्स अब हमारे पास आ चुके हैं, तो प्लीज इन्हें भी कंसीडर करो, तो उसे भी वो कंसीडर कर सकता है। इसे हम क्या बोलेंगे, रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिव्यू में उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिसने जजमेंट दिया है। अपर कोर्ट के पास गए तो उसे अपील कहते हैं, लेकिन उसी कोर्ट के पास गए तो रिव्यू। तो पहला, या तो आप उसके पास जा सकते हो कि एक बार अपना डिसीजन चेक कर लो, आपने 5,000 बोला था उसमें 500 लिखे, कुछ गलती हो गई है। या आप जाकर ऐसा बोल सकते हो कि देखिए उस वक्त मेरे पास ये सबूत नहीं थे लेकिन अब ये सबूत आ चुके हैं, प्लीज एक बार इनको भी कंसीडर कर लो। अगर वो मान गया तो वो कंसीडर कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर जाना है आपके पास, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि रिव्यू के अंदर भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिव्यू के लिए पहुंच जाना है, उससे ज्यादा टाइम आप नहीं लेके जा सकते। फिर है रिवीजन, तीसरा होता है रिवीजन। मान लो हाई कोर्ट इंदौर का है और उसे लग रहा है कि उसके अंदर का जो जो लोअर कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्क कर रहा है। मीन्स लोअर कोर्ट के पास जितने पावर्स हैं वो विद इन द पावर काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा है, वो विद इन द पावर काम नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे लोअर कोर्ट जो है वो विद इन द पावर यहाँ पर काम नहीं कर रहा। हाई कोर्ट उसके अलावा उस एरिया के, मतलब यहाँ पे जो लोअर कोर्ट है ना, वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, अपने टेरिटरी से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सेसिव पावर यूज कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोअर कोर्ट अनलॉफुल काम कर रहा है। तो हाई कोर्ट यहाँ पर, मतलब अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को वार्निंग दे सकता है। क्या दे सकता है, लोअर कोर्ट को वार्निंग इश्यू कर सकता है। और जो केस उसके पास, वो केस जो डील कर रहा है लोअर केस, ठीक है, उस केस को बोल सकता है कि इसको क्या भेज, इस केस को ऊपर भेजो, इस केस को ट्रांसफर करो। और वो फिर ट्रांसफर करने के बाद वो चेक करेगा, ट्रांसफर करने के बाद वो चेक करेगा कि ये प्रोसेस, मतलब प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर चेक होगा कि वो प्रोसेस के हिसाब से चलाया जा रहा है या नहीं। मेरी बात समझना, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जब लग रहा है, हाई कोर्ट को ऐसा कि लोअर कोर्ट जो है ना वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर काम कर रहा है, अनलॉफुल काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में लोअर कोर्ट को वार्निंग इशू कर देगा और बोलेगा अगली बार ऐसा मत करना। और जो केस उसके पास चल रहा है उसको अपर, मतलब ऊपर अपने पास बुला लेगा और चेक करेगा। अगर ढंग से चल रहा होगा तो आपके पास ही कंटिन्यू रहने देगा और आपको वार्निंग दे देगा कि ऐसा मत करना। अदरवाइज वो केस को अपने पास बुला लेगा और खुद डील करेगा और मान लिया जाएगा वो केस शुरुआत से ही हाई कोर्ट के पास चल रहा था, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवीजन। क्लियर है, आया समझ में। मीन्स हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट है अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर काम कर रहा है, अनलॉफुल काम कर रहा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्क कर रहा है, विद इन द पावर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को वार्निंग इशू कर देगा। और दूसरा, उसके पास जो केस चल रहा है, जो केस वो डील कर रहा है, उस केस को अपर अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा और चेक करेगा कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जा रही है या नहीं। अगर आप प्रॉपरली उसे डील कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली डील कर रहे हो तो वो आपके पास ही मेंटेन रहने देगा। अदरवाइज वो उस केस को क्या कर लेगा अपने पास, मीन्स उसे उस केस को, अदरवाइज उस केस को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर लेगा, मतलब अपने पास बुला लेगा, ठीक है। आपको ट्रांसफर का ऑर्डर दे देगा और मान लिया जाएगा वो केस उसी के पास शुरुआत से चल रहा है। सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन। ओके, अगर आपको कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो किस तरीके से करोगे, आ जाओ। भाई कंपनी या तो प्लेंटिफ हो सकती है या तो डिफेंडेंट। मतलब कंपनी को किसी पे करना है तो प्लेंटिफ, या किसी को कंपनी पे करना है तो डिफेंडेंट। अब कंपनी या तो प्लेंटिफ होगी या तो डिफेंडेंट होगी। अब कंपनी या तो स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट बनाएगी या तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। अगर वो प्लेंटिफ होगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट फाइल करेगी या तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगी।
ठीक है। इन स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट पर कंपनी के ब्याह पर कौन, अब यहाँ पर ये जो इन पे साइन कौन करेगा, तो कंपनी के ब्याह पर डायरेक्टर्स और या सीएस साइन करेंगे। कौन करेंगे? डायरेक्टर्स या सीएस या कंपनी का एमडी साइन करेगा। कौन कौन? डायरेक्टर, सीएस या कंपनी का एमडी साइन करेगा। अगर मान लो कोर्ट को कंपनी के अगर समन इशू करना है, कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट को समन इशू करना है, तो किसके नाम पे किया जाएगा? अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो यहां पर बोला गया कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पर इशू किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा। अगर कोर्ट चाहता है कि कंपनी कोर्ट में आए, कोर्ट कंपनी को बुलाना चाहता है, कंपनी को कॉल करना चाहता है, तो कौन आएगा उसके ब्याह पर? फटाफट बोलो। डायरेक्टर, सीएस या एमडी या मैनेजर, अगर मैनेजर है तो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और हेडिंग है, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। कितना इजी है यार भाई, माइनर के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो माइनर केस फाइल भी कर सकता है, और कोई व्यक्ति माइनर के अगेंस्ट भी केस का फाइल कर सकता है। मान लो राहुल एक माइनर है। कौन है? राहुल एक माइनर है और वर्मा जी एक मेजर है। अब भाई माइनर केस फाइल करना चाहता है, ये प्लेंटिफ है, तो ये केस फाइल कर सकता है वर्मा जी के अगेंस्ट, लेकिन याद रहे केस फाइल कौन करेगा? इसके ब्याह पर एडवोकेट। लेकिन याद रहे मेरे बच्चे, लेकिन राहुल के नाम से केस फाइल नहीं होगा, केस फाइल होगा उसके नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। किसके नाम से? नेक्स्ट फ्रेंड मतलब एक वेल विशर जो मेजर होना चाहिए। होगा राहुल की भी आप पर वर्मा जी के अगेंस्ट, लेकिन याद रहे नाम यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेंड का इशू किया जाएगा, जो कि एक मेजर होना चाहिए और वेल विशर होना चाहिए। इवन मान लो अगर राहुल डिफेंडेंट है तो वर्मा जी केस फाइल करेंगे, तो केस तो फाइल होगा लेकिन राहुल के नाम से नहीं, नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। किसके नाम से? नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। और हाँ सर, वो पनिशमेंट भी नेक्स्ट फ्रेंड को मिलेगी क्या? अबे नहीं, पनिशमेंट तो राहुल को ही मिलेगी, लेकिन कोर्ट में जो प्रोसेस चलाई जाएगी वो राहुल के नाम से नहीं, क्योंकि राहुल तो एक बच्चा है जी। राहुल के नाम से वो प्रोसेस नहीं चलाई जाएगी, प्रोसेस चलाई जाएगी उसके नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। और नेक्स्ट फ्रेंड मतलब कौन? जो मेजर होना चाहिए, और वो वेल विशर होता है किसका? अपने माइनर का। तो बेसिकली समझ में आया, सजा भी राहुल को मिलेगी, और अगर मान लो वो केस जीत जाता है तो मजा भी राहुल को ही मिलेगा। बस केस को चलाते वक्त नाम किसी और का यूज करना है। तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिव या स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करना है, तो फाइल तो करोगे लेकिन खुद के राहुल के नाम से नहीं, वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से फाइल होगी। अच्छा, हम अब आखिरी सदी का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है समरी प्रोसीजर। ऑर्डर नंबर 37। चलिए देखो, हम केस फाइल करना समरी प्रोसीजर मतलब क्या? लाइक 2020 मैच यार, ये तो 2020 मैच की तरह होता है, एक ही दिन में केस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर कोर्ट एक ही बार में केस को सॉल्व कर देता है, मतलब डिफेंडेंट को यहाँ पर डिफेंस का मौका नहीं मिलता। या जो डिफेंडेंट को है ना, वो डिफेंस का मौका नहीं मिलता। मीन्स हर केस, हाँ लेकिन याद रहे सारे केसेस समरी ट्रायल से केसेस सॉल्व नहीं होते, है ना। मोस्टली कौन से केसेस समरी ट्रायल से डील होते हैं? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट वाले केसेस हो गए, चेक है, हुंडी है ना। मीन्स जहां पर प्लेंटिफ के पास रिटर्न मनी रिकवरी के केसेस की बात हो रही है,
ये मोस्टली मनी रिकवरी के केसेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ के पास रिटर्न प्रूफ होता है, जहां पर प्लेंटिफ के पास क्या होता है, रिटर्न प्रूफ होता है, प्रूफ होता है। यहां पर बोल रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, चेक से रिलेटेड केसेस जिनके पास प्लेंटिफ के पास रिटर्न प्रूफ है, कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंडेंट के पास अपने डिफेंस में कुछ भी कहने के लिए नहीं है, तो कोर्ट ऐसे केसेस को एक ही बार में सॉल्व कर देता है। कोर्ट क्या कर देता है, ऐसे केसेस को एक ही बार में सॉल्व कर देता है। तो बेसिकली समरी ट्रायल लाइक अ 2020 मैच, एक ही बार में क्या कर देता है, कोर्ट एक ही हियरिंग में केस को सॉल्व कर देता है। या डिफेंडेंट को डिफेंस का मौका नहीं मिलता है। लेकिन सारे केसेस समरी ट्रायल से डील होंगे क्या? नहीं बाबा। कौन से जाते हैं? मोस्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, हुंडी वाले केसेस जाते हैं, मनी रिकवरी के केसेस, जहां प्लेंटिफ के पास रिटर्न प्रूफ है और कोर्ट को लगता है डिफेंडेंट के पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है, उसने पैसा लिया, उसके पास रिटर्न प्रूफ है। कोर्ट को लगता है डिफेंडेंट को हमें डिफेंस का मौका नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट ऐसे केसेस को समरी ट्रायल से सॉर्ट कर देता है। पर कौन सी कोर्ट? सारी कोर्ट समरी ट्रायल से के लिए अथोराइज है क्या? अथोराइज कोर्ट्स सारी है क्या? नहीं। बोला गया हाई कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है, या फिर ऐसे कोर्ट जो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड है, अथोराइज है, अथोराइज कोर्ट्स, जिन्हें हाई कोर्ट ने क्या करा है, अथोराइज किया समरी ट्रायल से केस सॉल्व करने के लिए। आ रही बात समझ में? मोस्टली अगर हम बात करें तो समरी ट्रायल के अंदर डेब्ट रिकवरी के केसेस आते हैं। ठीक है, जहां पर प्लेंटिफ के पास क्या होता है, अरे भाई रिटर्न प्रूफ होता है। यहाँ पे तारीख नहीं मिलती, एक ही बार में काम खत्म हो जाता है। अगर समरी प्रोसीजर से आपको केस फाइल करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स पर लिखना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन करना होगा कि जो केस है वो ऑर्डर नंबर 37 के हिसाब से हम समरी ट्रायल में सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम? समरी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स पर, प्लेंट स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट पर, कि हम ये केस ऑर्डर नंबर 37 के अकॉर्डिंगली समरी ट्रायल से डील करना चाह रहे हैं। अगर आपने लिखा तो ही होगा। और आप यहाँ पर लिखो कि आप यहाँ पर रिलीफ क्या चाह रहे हो, साथ में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आप क्या रिलीफ चाह रहे हो। मीन्स आप समरी प्रोसीजर से जब ये केस को डील करना चाह रहे हो तो आप क्या चाह रहे हो, आपको उसको सजा दिलवानी है या फिर आपको उससे पैसा लेना है, वो लिखो उसमें। ठीक है, अगर समरी प्रोसीजर से सॉल्व है तो ऑर्डर नंबर 37 मतलब आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। और आपके पास क्या प्रूफ्स हैं, वो भी आपको प्रूफ्स के बारे में भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से रिटर्न में देनी पड़ेंगी। समझ में? समरी प्रोसीजर लाइक अ 2020 मैच, यार सीधी सी बात है, एक ही बार में कोर्ट क्या कर देता है, सॉर्ट कर देता है। मोस्टली यहाँ डेब्ट रिकवरी के केस आते हैं जहाँ प्लेंटिफ के पास क्या होता है, सबूत होता है, रिटर्न एविडेंस होता है, जहाँ लगता है कोर्ट को कि यार डिफेंडेंट को क्या डिफेंस का मौका दे, उसने पैसे लिए, पैसे नहीं दिए, बात ही खत्म। पर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि यार ये केस मैं समरी ट्रायल से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। इसके बाद होता है एक टॉपिक है लीव टू डिफेंड, इसी के अंदर है लिव टू डिफेंड। मीन डिफेंडेंट के पास डिफेंस का राइट तो नहीं होता। यहाँ पर तो अपन ने यही पढ़ा, डिफेंडेंट के पास डिफेंस का राइट नहीं है। ठीक है, अब हम डिफेंस को, मतलब यहाँ पर डिफेंडेंट को सम्मन का नोटिस भेजते हैं। यहाँ पर क्या भेजा जाएगा, कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन नोटिस भेजता है। क्या भेजता है? सम्मन नोटिस। यहाँ पर सम्मन का नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, कोर्ट में अब यहाँ पर अगर डिफेंडेंट चाहे, डिफेंडेंट के पास 10 दिन का टाइम है, 10 डेज के अंदर अंदर अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आकर रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास एविडेंसेस हैं, मेरे पास एविडेंस है, मुझे डिफेंस के परमिशन दो, मुझे डिफेंस की परमिशन दो, तो कोर्ट
सेटिस्फाइड है तो दे देगा। इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, सो यहाँ पर उसे ग्रांट कर दी जाएगी परमिशन। अदरवाइज अदरवाइज इफ कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड तो लीव टू डिफेंस मीन्स यहाँ पे उसको लीव टू डिफेंस नहीं देंगे, फिर उसे डिफेंस का मौका नहीं मिलेगा। लीव टू डिफेंस मतलब हम चाहे तो उसको दे सकते हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर उसको डिफेंस का मौका दे सकते हैं, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो मतलब लीव टू डिफेंस। पर अगर आप कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो डिफेंस का मौका नहीं मिलेगा। और याद रखना, जब आप समरी प्रोसीजर से केस को डील करना चाह रहे हो ना, तो लिमिटेशन जो है वो 1 ईयर है। लिमिटेशन पीरियड कितना है? 1 ईयर। और लिमिटेशन क्या होता है, प्लीज इसके लिए मैंने पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, आप जाके देख लो। कोर्ट में केस फाइल करने के लिए भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है, उस चैप्टर के प्लीज वीडियोस देख लो कि तो अच्छे समझ में आ जाएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, शब्बा खैर। ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आज का दिन प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, बुक से रीड कर लेना, कोई भी डाउट आए व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। तो नंबर है भैया हमारा व्हाट्सएप पे 7999339125। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, आप कोई भी हो सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगा। तो प्लीज़ ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसे सेव कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट।